हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 17वां वीडियो है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक माइंड कंट्रोल के बारे में। आज हम सिर्फ माइंड कंट्रोल का बेसिक्स ही जानेंगे। बेसिक्स इसलिए क्योंकि माइंड कंट्रोल बहुत ही बड़ा टॉपिक है और साथ ही डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन सीरीज के लिए माइंड कंट्रोल का बेसिक्स जानना ही काफ़ी है। लेकिन आगे चलकर माइंड कंट्रोल पर अलग से वीडियोस बनाऊंगा, तो अभी तक आपने हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। किसी के माइंड को कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होनी चाहिए, बल्कि अगर आपको ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन बिहेवियर की अच्छी समझ है तो आप अपने टारगेट का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान वही सोचे जो आप चाहें, वैसा ही फील करे जैसा आप फील करवाना चाहते हैं और उसी तरीके से बिहेव करे जैसा कि आप चाहते हैं, तो ये काम माइंड कंट्रोल से किया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि माइंड कंट्रोल अपने आप में कोई मैनिपुलेशन की टेक्निक नहीं है, बल्कि अभी तक इस सीरीज में मैंने जितनी भी मैनिपुलेशन टेक्निक्स को डिस्कस किया है उन्हीं का यूज करके आप किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जो कल्ट लीडर होते हैं, इंडिया में बात करें तो जो बाबा होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करते हैं और फॉलोअर्स को पहले यह एहसास दिलाते हैं कि उनके पास भगवान की कृपा से खास तरीके की शक्तियां हैं और धीरे धीरे ये ब्रेन वॉशिंग इतनी आगे तक निकल जाती है कि इन बाबाओं के फॉलोअर्स इन्हें ही भगवान मानने लगते हैं। इवन जब कभी इन बाबाओं पर किसी तरीके के क्रिमिनल चार्जेस भी लगते हैं और कोर्ट में प्रूफ भी हो जाता है, इसके बावजूद भी ऐसे बाबाओं के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि बाबा जी को फंसाया गया है और वो एक अच्छे इंसान हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एक बड़े यंग बाबा हैं। इन बाबा के अनुसार ईश्वर की कृपा से इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे ये दूसरों के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इंडिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो इन बाबा जी के चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। यही है माइंड कंट्रोल। मुझे लगता है कि इन बाबा जी का प्रयोग इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसे भी करना चाहिए, जिससे पता लगाया जा सके कि किसके पास कितना काला धन है और उस काले धन को कहां पर छुपा कर रखा गया है। या फिर गवर्नमेंट इन बाबा से पूछ सकती है कि चाइना ने अपने परमाणु हथियार कहां पर छुपा कर रखे हैं, क्योंकि ये बाबा जी इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि माइंड कंट्रोल का सिर्फ गलत ही प्रयोग हो सकता है, बल्कि माइंड कंट्रोल करके किसी की गलत आदतों को बदला जा सकता है और नई अच्छी आदतें भी डलवाई जा सकती हैं। माइंड कंट्रोल बेसिकली इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। हमारे जो विचार होते हैं, जो विश्वास होते हैं, वो सब कुछ हम सीखते हैं और सीखने का तरीका होता है इंफॉर्मेशन। इसमें भी इंफॉर्मेशन ऐसे सोर्स से आनी चाहिए जिस पर हम भरोसा करते हों। इसी कारण जो डिक्टेटर माइंडसेट के नेता होते हैं वो लोगों तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंचे उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, इसीलिए मीडिया को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही जो बाबा होते हैं वो सबसे पहले खुद को किसी मंदिर या ईश्वर से जोड़ते हैं, क्योंकि मंदिर और ईश्वर हमारी आस्था से जुड़े होते हैं और आस्था में तर्क के काम नहीं आते। फिर ये बाबा क्या करते हैं, भगवान का नाम लेकर अपने हिसाब से अपने फ़ायदे से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो बातें होती हैं, वही अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर ये बाबा क्या करते हैं कि लोगों की जो भगवान पर आस्था होती है, जो विश्वास होता है, उसका प्रयोग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब माइंड कंट्रोल के बारे में कुछ बातें और समझ लो। जो हम इंसानों का दिमाग होता है वो हार्ड वायर्ड होता है सर्वाइवल के लिए, और सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से लंबे समय तक हमारे पास पहुंचाई जाए, तो अगर हमें ये पता भी हो कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इसके बावजूद भी हम इंसान उस इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करने लगते हैं। यही वजह है कि स्मार्ट से स्मार्ट लोग भी बाबा जी के चमत्कारों पर भरोसा करने लगते हैं और उनको दान दक्षिणा देने लगते हैं, या फिर एक से बढ़कर एक स्मार्ट लोगों को ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बना दिया जाता है। माइंड कंट्रोल को समझने के लिए आप एक काम करना, किसी भी कॉन्स्पिरेसी पर आप 100 वीडियोस देख डालना। अंत में आप पाएंगे कि आप भी उस कॉन्स्पिरेसी पर कुछ हद तक या फिर पूरी तरीके से भरोसा करने लगे हो। माइंड कंट्रोल वहाँ पर आसान होता है जहाँ पर एक इंसान दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि जिस इंसान पर आप डिपेंडेंट हैं वो इंसान आपका माइंड कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकता है।
इसीलिए समझदार और सपोर्टिव इंसान के साथ ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ऐसे इंसान के साथ जो मैनिपुलेटिव हो, कंट्रोलिंग हो और टॉक्सिक हो। किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान अपने पार्टनर की इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है तो वो अपने पार्टनर का माइंड कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकता है। एक बात और याद रखना कि जो इंसान दिमाग का हर जगह यूज करता है, इवन वहाँ भी दिमाग का यूज करता है जहाँ पर रिश्ते इमोशंस पर आधारित होते हैं, ऐसे इंसान का पार्टनर अगर इमोशनल है तो वो अपने इमोशनल पार्टनर का माइंड कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकता है। तो अगर इमोशनल लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करना है तो उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना होगा। इसके लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, ये भी आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा। और हाँ, माइंड कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि इमोशनल डिपेंडेंसी हो तभी माइंड कंट्रोल किया जा सकता है। अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है या फिर किसी और तरीके की डिपेंडेंसी है तो भी माइंड कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। एक और उदाहरण से समझा देता हूँ। आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। इसमें क्या होता है, मान लो किसी किडनैपर ने किसी को फिरौती के लिए किडनैप कर लिया। इसके बाद जिसको उसने किडनैप किया होगा उसको वो किडनैपर अपने पास रखेगा, रस्सियों से बांध कर रखेगा। अब ऐसे में जो हॉस्टेज होगा वो पूरी तरीके से किडनैपर पर डिपेंडेंट हो जाएगा। अब चूंकि किडनैपर ये भी नहीं चाहेगा कि उसका हॉस्टेज पहले ही मर जाए, क्योंकि फिर उसे फिरौती नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, तो वो अपने हॉस्टेज की बेसिक ज़रूरतों को खुद ही पूरा करेगा, जैसे खाना देना या फिर दूसरी ज़रूरतें। और इस बीच में हो सकता है जो हॉस्टेज है उसकी किडनैपर से बातचीत होने लगे। इसके बाद किडनैपर अपनी साइड की झूठी या फिर सच्ची कहानी बताएगा कि क्यों उसने उसको किडनैप किया है। और सारी कहानी सुनने के बाद जो हॉस्टेज होता है वो किडनैपर के प्रति ही सिंपैथी महसूस करने लगता है और उसे लगता है बेचारा मजबूर है, इसलिए मुझे किडनैप किया है। इस तरीके की चीज़ें आपने मूवीज़ में देखी होंगी। लेकिन यहाँ ये समझ लो कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हॉस्टेज किडनैपर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, और डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा होती है माइंड कंट्रोल करना उतना ही आसान होता है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि इस कहानी में जो माइंड कंट्रोल हुआ है वो सबकॉन्शियस तरीके से हुआ है। किडनैपर कॉन्शियस तरीके से अपने हॉस्टेज का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने हॉस्टेज का माइंड कंट्रोल कर लिया, क्योंकि द ब्रेन इज हार्ड वायर्ड टू सर्वाइव। और इस सिचुएशन में हॉस्टेज को सर्वाइव करने में कौन मदद कर रहा? किडनैपर। हॉस्टेज का किडनैपर से लगाव होना या उसके प्रति सिंपैथी महसूस करना, यही होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। अब फाइनल लाइन सुन लो। आप खुद को कितना भी स्मार्ट समझते हो, लेकिन परिस्थितियां अगर माइंड कंट्रोल के अनुकूल हैं और कोई इंसान आपका उस परिस्थिति में माइंड कंट्रोल करना चाहता है तो वो आपका माइंड कंट्रोल कर सकता है। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक माइंड गेम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने हमें अभी तक फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए।